सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, दैट्स इट। बट लिसन तो, Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। G20 समिट और सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की अरेस्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अडानी हिंडनबर्ग मामले में ऑर्डर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े ऑर्डर तक आपने पिछले हफ्ते हमें ढेर सारे मुद्दों पर ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। आज का दिन तो आपके लिए बहुत बिजी रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े ऑर्डर दिए, बिल्कुल शेखर। एक अडानी के ऊपर और एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और हाथरस वाला भी जजमेंट सारा दिन आप काम में लगी रही है। हाथरस का ट्रायल कोर्ट का जी जी काफी बिजी दिन रहा है। आज हमारी लीगल टीम सुबह से रात तक लगी रही है काम में, लीगल टीम और हमारी जो फॉरेन अफेयर्स टीम है आज, क्योंकि G20 भी चल रहा है। बिल्कुल हर फॉर्मेट आज हमने कर दिया है, इनफैक्ट और पॉडकास्ट उसके अलावा अगर आप सोचे कि हमारी पॉलिटिकल टीम को आराम था तो वो तो आज 3 राज्यों में उत्तर पूर्व के नतीजे हैं चुनावों के, तो सब आज हम बिजी थे। जी जी मेरे को बहुत छोड़ के मैं सिर्फ मस्ती कर रहा था सारा दिन। शेखर अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड करके आया तो इनकी बात पे आप भरोसा मत करिएगा, वो भी मस्ती होती है हमारे लिए। कंडक्ट लेटर रिकॉर्ड किया भी आपने, वो देखेंगे। चलिए शेखर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है अरविंद TSY का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि सीबीआई ने मिस्टर सिसोदिया को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में TRS की मिस कविता का भी अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको लगता है कि ये आरोप सही है? क्या इसका असर विपक्षी मोर्चे के गठन पर पड़ेगा? देखिए, पहली बात का जवाब तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जवाब है भी नहीं, क्योंकि आरोप किसी पे सही है झूठ है ये इंस्टिंक्ट से तो नहीं हो सकता कि मुझे तो लगता नहीं कि वो दोषी हो सकता है। ऐसी बात कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी बात जो होती है वो दिल में रहती है। और जो एक बार प्रोसेस शुरू हो जाती है वो सब फिर जुडिशियल प्रोसेस होती है, तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि जो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो, जो उसमें प्रोसिक्यूशन हो, सब फेयर हो और वो राजनीतिक तरीके से ना हो और उसका राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए, तो यही कह सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि उससे राजनीतिक कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात किसी ने सोची नहीं थी कि इसके अंदर एक तीर से 2 शिकार होंगे, कि दिल्ली में आप भी और वहाँ पे KCR की पार्टी भी, TRS जो कि BRS बन गई है, और ये भी उनकी अपनी लड़की का मामला है, तो बिल्कुल परिवार का मामला है। तो अब आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, पर मैं कहूँगा कि ये जो एक शुरू हुई है कहानी, एक बहुत पेचीदा कहानी है और ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली। और ये कहना भी, अब आप कहेंगे कि मैं आपको डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि कहना ही असंभव है कि कहाँ जाके ख़त्म होगी। अब कुछ ऐसा भी है कि राजनीति में कुछ जोड़ तोड़ भी होते हैं, कोई कहीं चला जाता है तो कुछ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अमरिंदर सिंह, उनका परिवार चले गए बीजेपी में तो कहानी बदल गई। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में कुछ लोग थे वो चले गए तो कहानी बदल गई। तो ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति है अभी। तो उसमें हम तो नागरिक की तरह और पत्रकारों की तरह यही कह सकते हैं कि जो बात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो और ठीक तरीके से हो। अगला सवाल जो है वो श्रीनाथ का आ रहा है, जो कि पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अडानी हिंडनबर्ग मामले में पैनल बिठाना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं इसको एक हम्बली कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये मार्केट्स का काम है। अब हमारे मार्केट्स के अंदर कोई मेल्टडाउन नहीं हुआ है। अब आप देखें कि वही मैं कट तक लेटर भी अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ। आप देखें कि हमारे मार्केट में 5 हफ्ते में 24 जनवरी को ये खबर आई, आज 2 मार्च है, 5 हफ्ते हुए, 28 दिन का महीना था फरवरी। 5 हफ्ते में 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़, कुछ छोटे मोटे पैसे नहीं होते। 12 लाख करोड़ रुपए, ये भारत के डिफेंस बजट से भी बहुत आगे है। 12 लाख करोड़ रुपए हमारे मार्केट से निकल गए क्योंकि उतना नुकसान अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स को हुआ है। जो अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन करीब 20 लाख करोड़ थी, अब 20 लाख से 8 लाख करोड़ से कम रह गई है जी। तो 12 लाख करोड़ आपने वैक्यूम करके पंप करके मार्केट से निकाल लिए।
लेकिन अगर अपने सेंसेक्स को देखिए या अपने निफ्टी को देखिए तो 24 जनवरी और आज 2 मार्च के बीच में 3%, 3.5% का फ़र्क है। वही जो दुनिया भर के बड़े मार्केट्स में फ़र्क है। तो इसका मतलब कि आपका मार्केट 12 लाख करोड़ निगल गया और डकार भी नहीं ली, है ना। आप तो हिंदी भाषा में ये बात समझेंगे कि आपका पेट भी उसमें बदहजमी भी नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और दूसरी बात, इसके अंदर जितनी भी वॉलेटिलिटी हुई वो बिल्कुल पीसफुली हुई। जहाँ कोई घटा बड़ा सर्किट ब्रेकर लग गया, कोई मार्केट के अंदर कोई मेल्टडाउन नहीं आया, कोई पेमेंट क्राइसिस नहीं हुआ, अरे लोगों ने खरीद लिया पैसे नहीं है देने के लिए, जो पहले हुआ करता था। हर्षद मेहता, केतन पारेख, वो तो कुछ 100 करोड़ के स्कैंडल के अंदर मार्केट बिल्कुल स्टैंड स्टिल में होता था। अब नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी बात, जो मार्केट की बात है मार्केट में ही रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर एक बात थी कि अडानी ग्रुप के शेयर बहुत ओवर प्राइस्ड है, उनका दाम बहुत ज़्यादा है, तो देखिए ना मार्केट ने अपने आप ही उनको करेक्ट कर दिया कि जिन शेयर्स का प्राइस 20 लाख करोड़ था, अब 8 लाख करोड़ रह गया। ये किसने किया? ये सीबीआई ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये मीडिया ने नहीं किया, ये ईडी ने नहीं किया, ये किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ मार्केट ने किया ना। क्योंकि मार्केट सब जानता है, हम कहते हैं पब्लिक है सब जानती है, लेकिन मार्केट है वो सबसे तेज है। तो मार्केट की बात को मार्केट ही सॉर्ट आउट करता है और उसने किया। उसके बाद उसमें सेबी का रोल होता है। सेबी का रोल होता है रेगुलेशन, सब स्मूथली हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, सारे शेयर होल्डर्स को एक बात पता हो। अब अगर ये सारी बात हर चीज़ की पता ना हो हर टाइम, तो इसमें हिंडनबर्ग जैसे लोग काम कैसे करें? क्योंकि ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ज़्यादा जो होती हैं, जो खोजी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनको डेटा एनालाइज करना आता है, तो वो इसको लेके आए। तो वो भी मैं कहूँगा कि जो हुआ वो मार्केट फोर्सेस से हुआ, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो भी मार्केट फोर्सेस का ही एक हिस्सा है जी। उससे हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का उसमें आके फिर सेबी को बोलना आप ये करोगे, जो 4 काम बोले हैं वही 4 काम तो सेबी के हैं, वही दोबारा बोल दिए। और जो कमेटी बनाई है वो कमेटी तो कोई खास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाली, वो कमेटी खास करके ये देखेगी कि छोटे निवेशक की सुरक्षा कैसे की जाए, उसको कैसे और अवेयर बनाया जाए कि मार्केट में क्या होता है वगैरह वगैरह। मुझको लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का काम छोटे इन्वेस्टर, किसी भी निवेशक की रक्षा करने का नहीं है। अगर कहीं कोई लॉ तोड़ी जाए, उसमें कंप्लेंट हो, कोई बात हो, तब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को मार्केट से बाहर रहना चाहिए, जुडिशरी को मार्केट से बाहर रहना चाहिए। देखिए सेबी लोगों को ऑर्डर देती है। अभी सेबी ने 96 पेज का बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है एक्सिस बैंक के कुछ मार्केट ऑपरेटर्स के विरुद्ध, जो लोग म्यूचुअल फंड चलाते थे। और वो ऐसे लिखा है ऑर्डर जैसे कि कोई कवर स्टोरी लिखी होती है किसी अच्छी मैगजीन में, ग्राफिक्स वगैरह बना के। 96 पेज का ऑर्डर है, बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर से किसी को अगर शिकायत हो, फिर वो कोर्ट जाएगा उस ऑर्डर के खिलाफ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, या पहले सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। उसकी प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अब सेबी को डायरेक्ट करेगा तो वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है सारा। और कुछ ऐसे ही गलतियां की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2G केस में, जब उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन अपने आप ले ली, और देश उसका खामियाजा अब तक भुगत रहा है। जी। अगला, इनफैक्ट उससे पहले शेखर का जो CTC है इस पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगी, तब वो आप ज़रूर देखें। शेखर, अगला सवाल जो आ रहा है वो चैतन्य कंदवाल का आ रहा है, जो कि पूछ रहे हैं कि G20 में फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक एक डिज़ास्टर थी, जिसमें फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन में युद्ध को युद्ध न कहने की भारत की रिलक्टेंस के कारण वॉक ऑफ की धमकी दी। क्या आपको लगता है कि भारत का न्यूट्रल रुख सस्टेनेबल है, और क्या हम सस्ती गैस और तेल खरीदकर और यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन नहीं करके शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत में कोई भी सरकार होती तो कुछ ऐसा ही करती, क्योंकि सस्ते तेल और गैस की बात नहीं है। इसमें 2-3 बातें और हैं। एक तो ये कि अगर हम अपनी सेनाओं को देखें तो अभी हमारी रूस के ऊपर जो निर्भरता है बहुत ज़्यादा है जी। अगर आप अपनी आर्मी देखें तो उसके टैंक हैं, करीब 4000 टैंक है इंडियन आर्मी के पास। उसमें से 97-98% सोवियत या रशियन ओरिजिन के हैं।
T-72, T-90 वही हैं हमारे टैंक। थोड़े बहुत MBT अर्जुन है जो अपने बनाए हुए हैं, वो थोड़े बहुत ही हैं, मेरे ख्याल 2 रेजिमेंट्स कुछ ऐसे ही हैं। बाकी सब रशियन है। अगर आप अपनी एयरफोर्स को देखें तो जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू जहाज़ हमारी एयरफोर्स के 72% रशियन है। 72%, 262 या 264 तो उसमें सुखोई 30 है। उसके अलावा MiG-29 है, अब MiG-21 बाइसन भी चल रहे हैं कुछ। हेलीकॉप्टर्स अपने देखें, अब अपने हमारे बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन काफ़ी हेलीकॉप्टर अभी भी रशियन है, जैसे Mi-17 है। तो ये अगर आप नेवी को देखें तो नेवी का तो अभी जो फ्लैगशिप है, हालांकि अभी वो समुद्र में नहीं है, उसका ड्राई डॉक में है, विक्रमादित्य, वो रशियन है। नेवी के सारे जो उड़ने वाले रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो MiG-29, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, थोड़े बहुत सीकिंग को छोड़ के थोड़े बहुत अब अपने बने हुए भी आए हैं, ALH के वेरिएंट्स आए हैं, लेकिन मोस्टली हेलीकॉप्टर्स भी सारे और लड़ाकू जहाज़ भी सारे रशियन हैं। नेवी की आधे से ज़्यादा पनडुब्बियाँ रशियन है या सोवियत है। तो ये हमारा जो डिपेंडेंस है हमारी सेनाओं की, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखें हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल हमारी आर्मी के पास सारे के सारे रशियन हैं। हमारी एयरफोर्स के पास भी थोड़े बहुत अभी इजरायली आ गए हैं, डर्बी वगैरह, पर बाकी सब रशियन है। और थोड़े बहुत आकाश हमारे बनाए हुए थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है रूस के ऊपर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और बाकी देश भी ये बात को जानते हैं जी। तो दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत की जो पोजीशन है ये मॉरली बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली भारत के लिए बहुत मजबूरी की पोजीशन है। ये इसको हम हर बार हमें तेल और गैस, सस्ती तेल सस्ती गैस के उसमें नहीं देखना चाहिए ये। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि पश्चिमी देशों के साथ, खास करके अमेरिका के साथ, अभी भारत का इतना विश्वास पैदा नहीं हो पाया है कि आप अमेरिका पे इतना विश्वास हो आपका, क्योंकि हम तो उनके ट्रीटी बाउंड एलाई नहीं है, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब ने तो संधियां की हुई है अमेरिका से। अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, भारत के लिए तो नहीं, और भारत ऐसा चाहेगा भी नहीं। तो भारत और अमेरिका का जो ट्रस्ट है अभी इतना नहीं बना है, क्योंकि देखिए अब भारत इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में है कि चीन ऐसा देश है जो भारत का सबसे लंबा दुश्मन है एक तरीके से, या थ्रेट है, और सबसे मुश्किल थ्रेट है। और चीन इस समय भारत का जो सबसे ज़रूरी दोस्त है रूस, और जो भारत का सबसे इमीडिएट दुश्मन है पाकिस्तान। दोनों के साथ चीन के संबंध बहुत गहरे हैं और गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि रूस तो पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर करता है, और पाकिस्तान को भी फिर से $70 करोड़ का लोन रोल ओवर दिया है चीन ने, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह, तो अब देखें उस सिचुएशन में भारत फंसा हुआ है कि भारत का सबसे अच्छा, सबसे ज़रूरी दोस्त, क्योंकि आपकी सारी सेनाएं उसके ऊपर निर्भर करती हैं, और आपका सबसे इमीडिएट दुश्मन थ्रेट जो है, दोनों चीन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस दुनिया में भारत कैसे नेविगेट करे? तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस समय, इसको नेविगेट करना, इसमें से रास्ता ढूंढना, ये एक सांप बिच्छू और मगरमच्छ से भरे हुए तालाब और ज़मीन के बीच में से निकलना है। तो इसमें कुछ आसान नहीं है। ये सिर्फ इतनी सिंपल बात नहीं है कि सस्ता तेल मिल रहा है तो आप वहाँ पे हैं। भारत की मजबूरियाँ हैं। ये मजबूरियाँ वो नहीं थी, तब इतनी नहीं थी जबकि मान लीजिए अफ़गान वॉर हुई थी, तब भी भारत जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया था, तब भी भारत नहीं बोला था, लेकिन उस समय भारत की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी सोवियत ब्लॉक के साथ। आज वो नहीं है, लेकिन आज मजबूरियाँ हैं। अगला सवाल आनंद शेठ का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप प्लीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की वैधता के बारे में बात कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं इस सेल्फ स्टाइल गॉडमैन के स्वघोषित देश को यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में प्रतिनिधित्व मिला और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहा था। क्या यूएसके को एक्चुअली एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है? वो ये भी बोल रहे हैं कि एक और सवाल है शेखर, वो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए प्रमुख बॉडी होने के नाते क्या यूएन को इस बारे में और ज़्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए कि उनके मंच का उपयोग कौन करता है? देखिए, पहली बात तो है कि ये कोई ऐसी स्टेट नहीं है, किसी ने इसको मान्यता प्राप्त नहीं दी है, कुछ नहीं किया है, ये बकवास है। कभी ये ना हो कि वो बड़े पहुँचे हुए इंसान हो और मुझे चूहा बना दें ऐसे करके, तो डर लगता है, लेकिन ये बकवास है।
अब वो कैसे वहाँ पहुँच गए, यूएन के कई कॉन्फ्रेंसेस ऐसे होती है कोई भी पहुँच जाता है वहाँ पे, क्योंकि यूएन में कोई इतना ज़्यादा हाइजीन टेस्ट नहीं होता है और यूएन बहुत बड़ी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। अब कैसे पहुँच गए, क्या क्या के पहुँच गए मुझे पता नहीं। हो सकता है कोई ऐसा फोरम हो उसमें जो मर्जी जाके बैठ जाए, एक्टिविस्ट जाके बैठ जाते हैं, पर ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई स्टेट नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। बल्कि मुझे तो ये नहीं समझ आता कि भारत सरकार ये क्यों चलने दे रही है इस बात को। पर ठीक है, दुनिया में कुछ कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए। पठान फिल्म भी तो लोग देखते हैं, उसमें इंसान उड़ता है जेट इंजन लगा के अपने साथ में, उड़ सके कि ना उड़ सके किसको फ़र्क पड़ता है। चलिए शेखर, अगला सवाल अरविंद का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर एक सीटीसी भी यूजफुल होगा, वो कह रहे हैं। देखिए, हमने सीटीसी किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जो कि अडानी के ऊपर है। इसके ऊपर सीटीसी हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि एक दिन में एक ही कर सकते हैं और लंबा भी हो गया था जो अडानी वाला। लेकिन अपूर्वा आपको इसके बारे में बताएंगी और उनकी वीडियोस पे आप नजर रखिए। अपूर्वा वीडियो करेंगी तो उसका लिंक भी आप लगा दीजिएगा इसके साथ। बिल्कुल शेखर, इस मुद्दे पर इनफैक्ट मैं वही सोच रही थी, मैंने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर एक वीडियो किया पॉडकास्ट, इस पर इस ईसी की नियुक्ति पर भी एक वीडियो में बना दूंगी, उसका लिंक ऐड कर दूंगी। शेखर, अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है लक्ष्मी आर का, जो कि हमारी मेंबर है, पूछ रही है कि प्लीज़ महाराष्ट्र में होलसेल प्याज की कीमतों में अचानक गिरावट के कारण की बात करें, जिसके कारण केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और नाफेड को नासिक के किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश देना पड़ा। देखिए, ये बूम बस्ट साइकिल चलती है भारत में हर चीज़ की, क्योंकि हर चीज़ का सीज़न होता है। एक सीज़न होता है सारी फसल आ जाती है, और एक सीज़न होता है जब बहुत दिन से फसल नहीं आई होती तो मार्केट में कमी हो जाती है, तब दाम बढ़ जाते हैं। जब दाम बढ़ जाते हैं हमारी सारी टीवी चैनल्स रोना शुरू हो जाती हैं कि गृहिणी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरे चूल्हा कैसे जलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब किसान का 2 रुपये किलो होता है, 1 रुपये किलो होता है, तब कोई नहीं रोता, क्योंकि ये देश मध्यम वर्ग के लिए चलता है और हमारे मीडिया चैनल भी मध्यम वर्ग के लिए चलते हैं। किसान गया भाड़ में, किसान की कोई चिंता नहीं करता। इसीलिए ये जो प्याज में हो रहा है ये फिर से हमें याद दिलाता है कि जो फार्म लॉज थी वो बहुत अच्छी लॉज थी, क्योंकि उनसे नई सप्लाई चेन्स बनती, नई स्टोरेज चेन्स बनती, कंपनियां आती, वो आज प्याज जब सस्ता है उसे खरीद के उसको इस टाइम खरीदती तो थोड़ा दाम किसान को मिलता, उसको वो स्टोर करती तो जिस समय फसल को आए हुए 6 महीने हो जाते हैं उस समय उसको रिलीज़ करती तो मार्केट में दाम भी कम, उपभोक्ता का भी फायदा होता, किसान का भी फायदा होता। अब नैफेड भी तो वही करेगी, नैफेड सरकार की एजेंसी है, सरकार की कंपनी है, वो खरीदेगी, वो अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेगी, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। और वो जो नैफेड है वो प्योरली मार्केट ड्रिवन नहीं है, सरकार ने कहा तो वो कर रही है। लेकिन अगर वहाँ पे आज जो हमारे रिटेल कंपनीज हैं इतनी सारी बनी हुई हैं भारत में, वो सब जाती वहाँ खरीदती, मार्केट मैकेनिज्म उनके लिए होते, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते, खरीद के वो इकट्ठा कर लेती और सारा साल उसको बेचती। तो ये जो हमारी खेती में सुधार हैं बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि उस समय भारत सरकार ने जितनी जल्दबाजी में काम किया, ऑर्डिनेंस से उसको पास कर दिया, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दिया, उसकी वजह से किसानों में बहुत शुबा हो गया उन कानूनों के बारे में। वो अच्छे कानून थे और किसी समय उनको वापस लाना चाहिए। शेखर, अगला सवाल आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि केएल राहुल को शुभमन गिल से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी गई है? अगर रविंद्र जडेजा चोट से वापसी के बाद रणजी मैच खेल सकते हैं तो राहुल इस फॉर्म को वापस पाने के लिए रणजी मैच क्यों नहीं खेल सकते? क्या आपको लगता है कि भारत में ये सुपरस्टार कल्चर हमेशा बना रहेगा? देखिए, भारत का सुपरस्टार कल्चर पीछे बढ़ गया है, क्योंकि ये सिर्फ केएल राहुल के और शुभमन गिल की बात नहीं है। अगर आप देखें भारत के टॉप 5, भारत 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेके खेलता है, क्योंकि भारत को 5 बॉलर भी खिलाने होते हैं, इसीलिए भारत जीतता है दुनिया भर में। वो जो 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं पिछले 3 साल से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। भारत इस समय एक टीम है दुनिया में जिसके पास एक भी टॉप बैट्समैन नहीं है, जो मेंस टीम की बात कर रहे हैं इसलिए बैट्समैन कह रहा हूँ, बैटर नहीं कह रहा हूँ। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी टेस्ट में 50 के ऊपर एवरेज हो। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को तो एक की 65 है, ये स्मिथ और लाबुशेन की बात कर रहा हूँ, एक की 65 है, एक की 55-56 है, 3 के 45 के ऊपर है, उसमें ख्वाजा भी है, ख्वाजा वार्नर, 3 लोगों की 45 से ऊपर है। तो भारत में इस समय भारत की बैटिंग का हाल अच्छा नहीं है, और मैं कहूँगा कि भारत के जितने भी टॉप स्टार बैट्समैन हैं
पाँचों छयों जितने भी हैं सबको रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि वो लोग अब स्पिन खेलना भी भूल गए हैं। और स्पिन खेलना तभी दोबारा से उनको याद आएगा, जो मसल मेमोरी है उनकी वापस आएगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जबकि वो डोमेस्टिक घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। तो बोर्ड को चाहिए कि सबको मजबूर करे कि वो डोमेस्टिक सर्किट खेलें। ये काउंटी क्रिकेट खेल के नहीं आएगा, उनको डोमेस्टिक सर्किट खेलना चाहिए, कम से कम कुछ पार्ट ऑफ द सर्किट खेलना चाहिए। अगला सवाल विश्वास भंडारकर का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि हम केपीके में पहले से कहीं ज़्यादा टीटीपी हमलों को क्यों देख रहे हैं, इस बात के बावजूद कि पेशावर कॉर्प्स कमांड पाकिस्तानी सेना में सबसे प्रभावशाली कमांड है। क्या ये टीटीपी को पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से पहले से कहीं अधिक समर्थन मिलने का संकेत देता है? देखिए, टीटीपी एक बहुत अब स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और वो रहते हैं अफगानिस्तान के एरिया में। जो वहाँ के एरियाज है दोनों तरफ खुले हैं, काफ़ी बड़ा मुश्किल उन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि उनकी ट्राइबल कल्चर भी है। दोनों तरफ वही कबीले हैं, वही एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ हैं, गांव से आते हैं जाते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई रोक नहीं सकता उनको। और वो बॉर्डर भी पहाड़ी है, बहुत मुश्किल है। तो टीटीपी के पास हथियार हैं, हथियार के अलावा मोटिवेशन है, और मोटिवेशन ऐसी है कि वो सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह करते हैं। तो उनको संभालना बहुत मुश्किल है, और अब इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके साथ वो रिश्तेदारी नहीं है, वो दोस्ती नहीं है जो शुरू शुरू में थी। हनीमून बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि फ़ायदा उठा के ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हम अपना फेंसिंग कर देते हैं तो हमारा बॉर्डर फिक्स हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का कोई भी रूलर 130 साल में, जब से ड्यूरेंट लाइन बनी है, किसी भी रूलर ने अफ़गानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना है। वो तो ये कहते हैं ये पख्तून एरियाज़ हैं, सब एक हैं, इनके बीच में आप लाइन कैसे खींच सकते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान और तालिबान के ऊपर खींचातानी हो गई, तो उनकी भी अभी वो रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है। और देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, क्योंकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, इसका पेड़ तो पाकिस्तान ने बोया है ना, तो उसका फल क्या होंगे? उसके फल तो हैंड ग्रेनेड और सुसाइड वेस्ट सी होंगी, और वही उनको मिल रही है। शेखर, अगला सवाल रोहन नवलकर का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि विपक्ष पर सरकार अचानक इतनी सख्ती से क्यों क्रैकडाउन कर रही है? देखिए, विपक्ष तो किसी भी सरकार को पसंद नहीं आता, पर ये सरकार खास करके विपक्ष को काफ़ी दबा के रखती है, काफ़ी दबा के रखती है, और एजेंसीज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और सरकारों के मुकाबले। और सरकारें भी करती है, सब सरकारों ने किया, वीक सरकारों ने भी किया, जैसे देवगौड़ा की सरकार ने भी किया, वो डेली वेज की सरकार थी उसने भी किया, लेकिन उसके मुकाबले ये सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है। और ये सरकार का, हर सरकार का अपना तरीका होता है। जैसे देवगौड़ा की सरकार तो डेली वेज की सरकार थी, उसने भी जहाँ मौका लगा किया। देवगौड़ा ने तो बल्कि अपने साथी के लिए किया, लालू यादव के साथ। लेकिन अब जो है, क्योंकि ये भी है एक बात याद रखने की कि बहुमत वाली सरकार है, दूसरी टर्म में बहुमत वाली सरकार है, तो उसके बाद बहुत ताकत है। तो इस समय प्रेशर अपोजिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, और अपोजिशन की ये हिम्मत का एक टेस्ट हो रहा है, और उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है उसका भी एक टेस्ट हो रहा है। अगला सवाल सक्षम राय का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आप कांग्रेस को टीएमसी, बीआरएस, एसपी, यहाँ तक कि वाईएसआरसीपी और बीजेटी के साथ गठबंधन करते हुए देखते हैं? वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि आपके साथ ऐसा गठबंधन का जवाब एक हार्ड नो है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल जो अंत में क्षेत्रीय हैं और रहेंगे, और जहां कांग्रेस के पास रिवाइवल की कोई नई योजना नहीं है, क्या कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए उनके साथ एलाय बनेगी? देखिए, कांग्रेस के दिमाग में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। कांग्रेस अभी भी सोचती है कि वो बंगाल में वापस आ सकती है, वो त्रिपुरा में वापस आ सकती है। कुछ सीटें आई उनकी त्रिपुरा में इस बार लेफ्ट के साथ, लेकिन वो भी लेफ्ट के साथ मिलके आई हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो अपने आप को राइवल समझते हैं, प्रतिद्वंदी समझते हैं टीएमसी का। ऐसे ही तेलंगाना में वो पहले सत्ता में थे, वो अपने आप को राइवल समझते हैं टीआरएस का। हालांकि सच्चाई है कि उनकी जो ज़मीन है कोई ना कोई और पार्टी लेती जा रही है। उनकी 1/3 ज़मीन जैसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ले ली, दिल्ली में सारी आम आदमी पार्टी ने ले ली, काफ़ी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ले ली, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ले ली, ऐसे ही तेलंगाना में बीजेपी ले रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की बात है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की उन राज्यों में कोई वोट नहीं है और कांग्रेस पार्टी हिंदी राज्यों में कोई सीट नहीं ले पाती है, तो बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करेंगी? जी।
क्योंकि यहाँ कोई नेशनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी का 20% वोट है, सब में मिला लो तो सीटें आ जाएंगी। क्रिटिकल मास आपको चाहिए एक सर्टन नंबर ऑफ सीट्स में, 100 सीट्स में कम से कम देश में, जहां आप जीत के आ सकें। 100 सीटें हो जाएं कांग्रेस की, तब बाकी पार्टियां भी उसकी तरफ देखेंगी। जब तक वो नहीं होती हैं या उसकी क्षमता नहीं देखी जाती है 100 सीट, कम से कम 100 सीटें करने की, तब तक बाकी पार्टियां भी उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से सीरियसली नहीं लेंगी। अगला सवाल विशाल यादव का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि LIC से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख सभी एक्सटेंशन में चल रहे हैं। क्या भारत में इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं? साथ ही सेबी अडानी मामले पर भी कुछ भी नहीं बोल रही है। आखिर यही बोल दे कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, सब कुछ सूत्रों के भरोसे है। क्या ये सेबी की विश्वसनीयता को कम नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए सेबी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं। अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें अडानी मामले में, सेबी ने उनको एक एफिडेविट दिया है जिसमें कहा है कि वो क्या क्या कर रहे हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिस्ट किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर देखिए, उसका एक लिंक भी अपूर्वा इसके डिस्क्रिप्शन के साथ दे देंगी वीडियो के साथ। तो उसमें बोला है कि सेबी क्या क्या कर रहा है और सेबी वही कर रहा है जो सेबी को करना होता है। दूसरी बात एक्सटेंशंस की, मोदी सरकार को एक्सटेंशंस पसंद है। आप देखें कि बहुत जो हमारे अफसर हैं, सीनियर अफसर, कई सेक्रेटरीज वगैरह भी, वो भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है मोदी सरकार का एक कंफर्ट लेवल हो जाता है किसी के साथ में और उसको फिर वो बदलना नहीं चाहते। तो वो काफ़ी लोग, ये सिर्फ LIC का और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं है, ये बहुत संस्थानों में जो लीडरशिप है वो एक्सटेंशन पे चल रही है। शेखर, आज का आखिरी सवाल आ रहा है मनीष नरोला का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि उनका ये जो सवाल है ये भारत की अर्थव्यवस्था और नौकरियों से जुड़ा है। वो पूछ रहे हैं कि ऑपोजिशन कहती है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, सरकार कहती है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एकदम परफेक्ट कंडीशन में है और अनएम्प्लॉयमेंट कोई इशू नहीं है। इतना सारा डेटा है पर वो हर जगह है, आखिर सच्चाई क्या है वो पूछ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके पढ़े लिखों के अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अब इकोनॉमी की स्थिति क्या है? अब अगर आप सरकार की तरफ से बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं हम सबसे तेज़ ग्रो कर रहे हैं, वो सच्चाई है। हालांकि इस क्वार्टर की तो 4.4% थी, लेकिन पहले क्वार्टर की 13% थी। ये बेस इफेक्ट होता है कि पिछले साल कितनी थी उसके ऊपर होता है, पिछले साल से कंपेयर होता है। तो इस साल लगता है कि अगर मान लीजिए 7% हो जाए तो दुनिया में सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली होगी। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो परसेंटेज होती है, प्रतिशत, और एक एब्सोल्यूट होता है। तो आप कहें कि 7% से ग्रो कर रही है, लेकिन $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर चीन की इकोनॉमी 2% से भी ग्रो करेगी तो 18 ट्रिलियन के बेस के ऊपर आप सोचिए कि वो कितने वैल्यू ऐड करेगी, है ना। और अगर भारत की 10% पे ग्रो करेगी तब उतनी वैल्यू ऐड करेगी। तो 2% पे भी ग्रो करके चीन की इकोनॉमी भारत के 7% से ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। तो भारत का बेस बहुत लो है अभी, तो उसमें सिर्फ इतने प्रतिशत बढ़ गया, 6% बढ़ गया वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पिछले 7 साल देखें तो भारत की औसत ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उससे पहले के दशक में थी। तो भारत की इकोनॉमी में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें इस समय बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा है। तो दुनिया भर में इकोनॉमी एक क्राइसिस से आ रही है, भारत की इकोनॉमी भी क्राइसिस से आ रही है। फ़र्क ये है कि भारत का बेस बहुत लो है, भारत में गरीबी, हालांकि बहुत लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि बहुत गरीब है। तो भारत की इकोनॉमिक समस्याएं सचमुच में एक सच्चाई है। चलिए, आज का हमारा एपिसोड इसी बात पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको शो पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको और आपको शुभकामनाएं।